हेलो बच्चों, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप अभी तक की आपने सारी वीडियोस देख ली होंगी। कल हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने oogenesis के बारे में पढ़ा था, है ना? तो आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। oogenesis में लास्ट में ये एक डायग्राम था जो मैंने आपसे बोला था कि आप पढ़ लेना इसको करके, तो मैं आपको थोड़ा बहुत इसको एक्सप्लेन कर लेती हूँ। देखो, इसमें oogenesis को कुछ स्टेजेस में डिवाइड किया है। जैसे एक है मल्टीप्लीकेशन फेज। मल्टीप्लीकेशन फेज में क्या होगा, जो हमारे oogonia थे उनका नंबर बढ़ेगा, क्योंकि oogonia इनिशियली कभी तो एक रहा होगा ना। हम तो उस एक सेल में बार बार माइटोसिस हो रहा होगा और बहुत सारे उगोनिया बन गए होंगे, फिक्स नंबर ऑफ उगोनिया बन गए होंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर कौन सी फेज आएगी, फिर ग्रोथ फेज आएगी, जिसमें ये उगोनिया कन्वर्ट होगा प्राइमरी oocyte में, और लास्ट में आएगी मैच्योरेशन फेज, जिसमें ये प्राइमरी oocyte काहे में कन्वर्ट होगा, हमारे ओवम में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं। देखो, मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या हो रहा है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल। प्राइमोर्डियल मतलब जर्म सेल बनने से भी पहले जो प्रिकर्सर है वो सेल को प्राइमोर्डियल बोलते हैं, ठीक है। इससे कुछ भी बन सकता है। तो जो जर्म सेल की प्राइमोर्डियल है, ऐसी सेल जो जर्म सेल बनाएगी फ्यूचर में जाकर के, तो ऐसी प्राइमोर्डियल जर्म सेल में क्या हुआ है, रिपीटेड माइटोसिस हो रही है, बार बार माइटोसिस डिवीजन हो रहा है, और क्या बन रही है, ओगोनिया बन रही है। ओगोनिया कैसी है, डिप्लॉइड है, इनके अंदर 46 क्रोमोसोम है, और लगभग 7 मिलियन तक हमको ओगोनिया दिखाई देती है एक एक ओवरी के अंदर, फीमेल्स के अंदर। फिर ये ओगोनिया के अंदर क्या होगा, डिवीजन होगा, डिवीजन होकर के बनेंगी प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte ना फर्स्ट मियोसिस डिवीजन के अंडर को जाती है, लेकिन फिर ये अरेस्ट हो जाती है कौन से स्टेज में, प्रोफेज 1 के डिप्लोटेन में, ठीक है। प्रोफेज 1 में, वो भी कौन से स्टेप में, डिप्लोटेन स्टेप में क्या हो जाती है, अरेस्ट हो जाती है, प्रोफेज 1 है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, ये जो प्राइमरी oocyte होता है जो प्रोफेज 1 में अटका हुआ है, इसमें क्या होगा, ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल में डेवलप होगा, मतलब इसके चारों तरफ ग्रेन्युलोसा सेल्स आएंगी, प्री ग्रेन्युलोसा सेल्स आएंगी पहले, तो प्राइमोर्डियल फॉलिकल बोलेंगे। फिर वो प्री ग्रेन्युलोसा सेल ग्रेन्युलोसा सेल में बदलेंगे तो उसको प्राइमरी फॉलिकल बोलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा फर्क है। तो प्राइमोर्डियल फॉलिकल से फिर प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, फिर टर्शरी फॉलिकल बनेगा, और एट द एंड क्या होगा, ये टर्शरी फॉलिकल के अंदर में जो हमारा प्राइमरी oocyte होगा उसमें मियोसिस डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। ये देखो, मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल होगा, कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन अनइक्वल होगा, उसमें क्या बनेगा, सेकंड oocyte बनेगा और फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी। सेकंड oocyte में उसके बाद क्या होगा, सेकंड मियोसिस होगा, सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन या सेकंड मियोसिस होगा। सेकंड मियोसिस में क्या होगा, ये अरेस्ट हो जाएगा मेटाफेज स्टेज में। मेटाफेज स्टेज में अरेस्ट होगा तो उसके बाद में ये ऐसा ही रहेगा, इसको हम ओवम बोलेंगे। फिर ये ओवम किसके अंदर प्रेजेंट होगा, सेकंड oocyte किसके अंदर प्रेजेंट होगा, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर होगा। फिर ये ग्राफियन फॉलिकल किसी वजह से रप्चर हो जाएगी हार्मोनल कंट्रोल के उससे, और ये जो सेकेंडरी oocyte है वो कहाँ रिलीज हो जाएगा, ये ओवरी से रिलीज हो जाएगा, और कौन कैच कर लेगा इसको, फेलोपियन ट्यूब के फिम्बरी कैच कर लेंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे, ओव्यूलेशन बोलेंगे, ठीक है। सेकेंडरी oocyte जो होगा वो फेलोपियन ट्यूब में घूमता रहेगा, ये कौन सी स्टेप में अरेस्ट है, मेटाफेज सेकंड स्टेप में। फिर क्या होगा, अगर फर्टिलाइजेशन होता है, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होगा, पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म से क्या होगा, मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर, ये कुछ केमिकल्स हैं, अभी हम फर्टिलाइजेशन टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके अंदर आएंगे, कि जब ये ओवम होता है, ओवम के अंदर जैसे स्पर्म एंट्री करने की कोशिश करता है, तो जो ओवम होता है उसके अंदर कुछ केमिकल चेंज आ जाते हैं, उसके अंदर के जो केमिकल्स होते हैं वो थोड़े क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इंड्यूस हो जाती है मियोसिस सेकंड। जो मियोसिस सेकंड मेटाफेज स्टेज में अरेस्ट हो गई थी वो फिर से रीस्टार्ट हो जाती है, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये दोबारा से स्टार्ट नहीं होगी, और ऐसा ही जो oocyte होगा वो क्या हो जाएगा, डिजनरेट हो जाएगा। देखते हैं क्या, एंड सिंथेसिस ऑफ एपीसी एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, क्योंकि मेटाफेज के बाद क्या आता है, एनाफेज, तो एनाफेज को प्रमोट किया जाएगा, और इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा हमारा ओवम या ooted बनेगा, और सेकंड पोलर बॉडी बनेगी। सेकंड पोलर बॉडी भी क्या हो जाएगी, डिजनरेट हो जाएगी। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फिर क्या होगा, 2 दिन के बाद सेकेंडरी oocyte क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी कि मियोसिस सेकंड कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ये एक सिंपल सा हमारा क्या है, oogenesis का एक रफ फ्लो चार्ट या डायग्राम में आपको ये पूछ रखा है, हाँ, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन या फिर फ्लो चार्ट में या फिर शॉर्ट में बताओ करके पूछ रखा है, तो आपने ऐसे ही बनाना है इसको, ठीक है। अब ये एक थोड़ा जो फॉलिकल्स हैं हमारे ओवरी के अंदर, उसमें क्या क्या हो रहा है, देखो, सबसे पहले प्राइमोर्डियल फॉलिकल बनेगा। प्राइमोर्डियल फॉलिकल क्या है, मैं बहुत सिंपल तरीके से समझा देती हूँ। ये हमारी जर्म सेल है, जर्म सेल काहे में कन्वर्ट हुई, प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हुई। उगोनिया काहे में कन्वर्ट हुई, प्राइमरी oocyte में। प्राइमरी oocyte काहे पर अरेस्ट हो रखी है, प्रोफेज 1 पर अरेस्ट हो रखी है। इसके बाहर पर प्री ग्रेन्युलोसा सेल्स आएंगी और एक ऐसी लेयर बन जाएगी, इसको हम बोलेंगे प्राइमोर्डियल फॉलिकल। प्राइमोर्डियल प्रिकर्सर से भी पहले वाला, ठीक है। प्राइमोर्डियल फॉलिकल के अंदर oocyte कौन से स्टेप में है, प्राइमरी oocyte फॉर्म में है, और प्रोफेज में क्या हो गया है, अरेस्ट हो गया है। ये एम्ब्रियो से लेकर के प्यूबर्टी तक इसी कंडीशन में रहता है। फिर प्यूबर्टी आती है तो क्या होता है, प्यूबर्टी में ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल डेवलप होता है, सबसे पहले बनता है प्राइमरी फॉलिकल। और जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं इसके अंदर भी जो oocyte होता है वो प्राइमरी oocyte ही होता है, प्रोफेज में होता है, और ये काम कब हो रहा है, ये प्यूबर्टी के दौरान हो रहा है। और जो मिला करके, कुल मिला करके 1,20,000 या फिर 1 लाख, यानी कि अगर हम एक ओवरी में बात करेंगे तो 60 to 80,000,
60,000 एक में होंगी तो दोनों में मिला के 120 हो जाएंगे, और 80 एक में होंगे तो दोनों में मिला के 160 हो जाएंगे। तो उस तरीके से दिखा है इसमें। तो 60 टू 80 जो हमारे प्राइमरी साइट्स हैं, या फिर हम बोले प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, वो बचेंगे, बाकी के सब क्या हो जाएंगे, डिजनरेट हो जाएंगे। अब क्या होगा, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान 6 से 10 प्राइमरी फॉलिकल एक्टिवेट होंगे, और उनमें से कुछ एक दो क्या बनेंगे, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनेंगे। उनमें से भी ज्यादातर सिर्फ एक फटेगा, ओव्यूलेशन होगा और ओवम रिलीज होगा। ठीक है, फिर प्राइमरी फॉलिकल से क्या बना, सेकेंडरी फॉलिकल बना। ये क्या है, प्राइमरी oocyte है, इसके अंदर भी प्रोफेज स्टेप में है, और ये हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनता है। फिर क्या हो रहा है, सेकेंडरी फॉलिकल मैच्योर टर्शियरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो रहा है, मैच्योर टर्शियरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो रहा है। इसके अंदर जो oocyte है वो अब कौन सा oocyte हो गया, सेकेंडरी oocyte हो गया, और सेकेंडरी oocyte कौन से स्टेप में अरेस्ट है, मेटाफेज 2 में अरेस्ट है। ठीक है, सेकेंडरी oocyte है। अगर ये क्या होता है, अब दो कंडीशन है। अब क्या होगा, ये जो सेकेंडरी oocyte है ग्राफियन फॉलिकल के अंदर, ये रप्चर होगा और रिलीज किया जाएगा कहाँ, एम्ब्यूला ऑफ फैलोपियन ट्यूब के अंदर। अब दो केस है, जो रप्चर फॉलिकल है उसमें से दो चीजें होंगी। एक चीज क्या होगी, जो कॉर्पस हीमोरेज है, इसका मतलब क्या है कि ये देखो, ये हमारा था ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल का क्या था, एंट्रम, यहाँ पर क्या था, ओवम। जब ये बर्स्ट हुआ तो कुछ कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा बाहर से, ये सब कुछ फट जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और यहाँ सेल्स का क्या बच जाएगा, कुछ ग्रुप बच जाएगा, फॉलिकल के सेल्स का ग्रुप बच जाएगा। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस हीमोरेजियम। हीमोरेजियम क्योंकि अभी अभी ये फटा है तो ब्लड रिलीज हो रहा है, तो हीमोरेजियम ऐसे करके आप नाम याद रख सकते हो इसका। ठीक है, नाम याद रखने की ट्रिक है कि अभी अभी फटा है तो ब्लड रिलीज हो रहा होगा, तो हीमो मतलब ब्लड, रेज मतलब रिलीज। ठीक है, तो कॉर्पस हीमोरेजियम नाम है इसका, हीमोरेजियम। और ये क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम का इनिशियल स्टेज है। फिर क्या होगा, ये जो कॉर्पस हीमोरेजियम है ये कन्वर्ट होगा कॉर्पस ल्यूटियम में। अब अगर प्रेगनेंसी होती है तो कॉर्पस ल्यूटियम बना रहेगा, और ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन निकालेगा, एचसीजी बोलते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसी का टेस्ट किया जाता है, एचसीजी है कि नहीं है ब्लड में। ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होगा ये क्या हो जाएगा, डिजनरेट हो जाएगा और कॉर्पस एल्बिकेंस में बदल जाएगा। अब लेकिन अगर मान लो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या होगा, अगर हो गया फर्टिलाइजेशन तो क्या होगा, सेकेंडरी माइमियोसिस होगी। सेकेंडरी मियोसिस कंप्लीट होने के बाद में क्या कन्वर्ट हो, क्या बन जाएगा, ओवम बन जाएगा, और ओवम में फर्टिलाइजेशन होगी, क्या हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। लेकिन अगर नहीं होती तो सेकेंडरी oocyte क्या हो जाएगा, डिजनरेट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं तुमको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में तुमको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं कि हो क्या रहा है ओवरी में, तो बहुत ध्यान से सुनना। हमारे पास में सबसे पहले है oogonia, oogonia, सिंगुलर oogonia। ठीक है, हमारे पास oogonia की कुछ सेल्स प्रेजेंट है। अब एक दो ही सेल्स होंगी। अच्छा, oogonia से भी थोड़ा पीछे जाते हैं, चलो हम जाते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल के ऊपर। प्राइमोर्डियल जर्म सेल, प्राइमोर्डियल जर्म सेल कौन सी सेल्स हैं, ऐसी सेल जिनसे कुछ भी बन सकता है अभी। ठीक है, तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल में कंटिन्यूअस क्या डिवीजन हुआ, माइटोसिस। माइटोसिस को कैपिटल एम से दिखाएंगे, मियोसिस को स्मॉल एम से दिखाएंगे। तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल में कौन सा डिवीजन हुआ, माइटोसिस डिवीजन हुआ। अब माइटोसिस डिवीजन होने के बाद में इससे बन गए हैं ढेर सारे ओगोनियम। इगोनियम क्या है, बहुत सारे ओगोनियम बन गए हैं ऐसे ही, ओवरी के अंदर कई सारे ओगोनियम है। अब इन ओगोनियम में क्या स्टार्ट हुआ, मियोसिस स्टार्ट हुई, मियोसिस 1। मियोसिस हो रही थी लेकिन होते होते अटक गई, कहाँ अटक गई, प्रोफेज 1 में अटक गई, प्रोफेज 1 के डिप्लोटिन फेज में अटक गई। ठीक है, अब ये अटक गई तो ये कुछ स्ट्रक्चर बनेगा जो थोड़ा बहुत अलग होगा। अब इसमें क्या, प्रोफेज में क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, वो कैरेक्टर आप जब सेल डिवीजन पढ़े होंगे तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो प्रोफेज 1 में ये जो सेल होगी ये थोड़ी सी डिफरेंट होगी ओगोनिया से। कुछ कुछ इसका जो मेम्ब्रेन वगैरह होता है वो सब ब्रेक ब्रेक रहा होगा, और भी कंडेंसेशन वगैरह होगा क्रोमोसोम का, वो सारी चीजें हो रही है। ठीक है, तो ये सेल यहीं पर अटक गई, अब इससे आगे नहीं जा सकती, तो इसको हमने क्या नाम दिया, प्राइमरी oocyte। साइट मतलब सेल। ठीक है, अब प्राइमरी oocyte बन गया। ये कहाँ हुआ है, ये हुआ है हमारे एम्ब्रियो स्टेज में। ये कहाँ हो रहा है, हमारी एम्ब्रियो स्टेज में। अब ये ऐसा ही रह गया, अटका रह गया, अब यही रहेगा, ये प्राइमरी oocyte वाली ही स्टेज में रह गया है। ठीक है, अच्छा तुम लोग यहाँ पर इसको प्राइमोर्डियल oocyte भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, प्राइमोर्डियल। मैं अगर मोर क्लियर बता दूं तो एनसीईआरटी ने डायरेक्टली प्राइमरी oocyte लिखा है, मगर जो हायर बुक्स होती हैं उनमें पहले प्राइमोर्डियल oocyte बनाते हैं वो, फिर बाद में प्राइमरी oocyte बनाते हैं। तो तुम दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तुम चाहो तो एनसीईआरटी के हिसाब से प्राइमरी oocyte बोलो, वो भी ठीक है, लेकिन अगर तुम चाहो तो प्राइमोर्डियल oocyte भी बोल सकते हो। ठीक, अभी क्या हो रहा है, ये प्राइमोर्डियल oocyte जो है या प्राइमरी oocyte जो है, इस oocyte के चारों तरफ लग जा रही है सेल्स की लेयर। इसके ऊपर लग गई है क्या, सेल्स की लेयर। ये क्या है, हमारा प्राइमरी oocyte, एनसीईआरटी का ही बोलते हैं अभी। ठीक है, इसके ऊपर एक सेल की ऐसी लेयर बन गई है, इसको हमने क्या बोल दिया है, इसको हमने बोल दिया है प्राइमरी फॉलिकल।
प्राइमरी फॉलिकल बनने से पहले प्राइमोर्डियल फॉलिकल बनता है, ठीक है, अभी एनसीईआरटी वाले ले। तो ये क्या बन गया, प्राइमरी फॉलिकल, और ये जो सेल्स हैं ये कौन सी हैं, ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं। अब क्या होगा, ये अंदर क्या है, ये अभी भी अंदर प्राइमरी oocyte ही प्रेजेंट है, ठीक है, प्राइमरी oocyte होगा तो 1 डिग्री लिखेंगे। अब ये प्राइमरी जो फॉलिकल है ये डेवलप होगा और कन्वर्ट होगा सेकेंडरी फॉलिकल में। कैसे सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगा, अंदर की सेल तो वही है 1 डिग्री वाली, बाहर एक ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर के साथ साथ एक और सेल की लेयर लग गई है, और इन सेल की लेयर को नाम हमने दिया है थीका सेल। एक सेकेंड, बाहर ऐसे करके एक और लेयर लग गई है सेल्स की, और इस लेयर का नाम क्या है, थीका लेयर, ठीक है। अब ये जो थीका लेयर बन गई है, इसके इस पूरे फॉलिकल का नाम क्या है, इस पूरे फॉलिकल का नाम है सेकेंडरी फॉलिकल। अच्छा, ये कब होगा, ये जो प्राइमरी फॉलिकल बन गए हैं, ये प्राइमरी फॉलिकल तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही बन गए हैं। ये प्राइमरी फॉलिकल कब बन गए, जैसे प्राइमरी oocyte बना, प्राइमरी oocyte के किनारे किनारे सेल्स लग जाएंगी और एम्ब्रियो स्टेज में ही प्राइमरी फॉलिकल बन जाएंगे। लेकिन अब जैसे ही प्यूबर्टी आएगी, प्यूबर्टी के समय पर कुछ हार्मोन्स ऊपर नीचे होंगे, खासकर एफएसएच, ये वाला जो काम हो रहा है ये कौन सा हार्मोन करवाता है, एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। रिलीज सब मेल के जैसा है, हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच निकलेगा, पिट्यूटरी से एफएसएच और एलएच निकलेगा। तो ये रिलीज हुआ और सेकेंडरी प्राइमरी फॉलिकल से डेवलप हो गया कौन, सेकेंडरी फॉलिकल। फिर सेकेंडरी फॉलिकल से डेवलप हुआ कौन, टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल में क्या आ गई, ऐसे एंट्रल कैविटी आ गई है। फिर अच्छा, यहाँ पर जो टर्शरी फॉलिकल है इसमें एंट्रल कैविटी भी आ गई है, और इसमें जो थीका है वो भी 2 लेयर में कन्वर्ट डिवाइड हो गए हैं। ये जो हमारा oocyte है इसकी चारों तरफ जोना पैलिसिडा की भी लेयर आ गई, बहुत सारे काम हो रहे हैं। फिर ये जो टर्शरी फॉलिकल है, ये टर्शरी फॉलिकल के अंदर क्या हो रहा है, ये जो हमारा प्राइमरी oocyte था, प्राइमरी oocyte कहाँ अटका हुआ था, प्रोफेज 1 में अटका हुआ था, लेकिन टर्शरी फॉलिकल के अंदर क्या होगा, ये डिवीजन हो जाएगा, और डिवीजन होकर के 2 सेल बनेंगी, एक सेल बनेगी सेकेंडरी oocyte और दूसरी सेल बनेगी फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी का कोई काम नहीं है, कैसे हो जाएगी, डिजनरेट। और जो सेकेंडरी oocyte है ये फिर और डेवलप होगी और ग्रो करेगी, अपना साइज वाइज बढ़ाएगी, और ये जो फॉलिकल है वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा ग्रेफियन फॉलिकल में, और ये जो oocyte है सेकेंडरी oocyte इसके अंदर ऐसे ही बना रहेगा। ये बन गया हमारा क्या, ग्रेफियन फॉलिकल। अब फिर ग्रेफियन फॉलिकल क्या होगा, बस्ट होगा। बस्ट किसकी मदद से हो रहा है, ये मदद होता है एलएच और एफएसएच दोनों की मदद से, मेजरली एलएच काम करता है इसका। जो ये ग्रेफियन फॉलिकल फटेगा इससे बाहर क्या निकल जाएगा, हमारा सेकेंडरी oocyte से बाहर निकल गया। अब इसको क्या बोलते हैं हम, जब ग्रेफियन फॉलिकल बस्ट होता है तो उससे सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है, इसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन, ठीक। अब जैसे ओव्यूलेशन हुआ तो ये कहाँ चले जाएगा, ये चले गया ऐसे हमारे फिलोपियन ट्यूब के अंदर। पूरी प्रोसेस समझो, फेलोपियन ट्यूब के अंदर हमारा सेकेंडरी oocyte पहुंचा हुआ है। अब सेकेंडरी oocyte के पास में कौन आया, रेंगते रेंगते तैरते तैरते आया स्पर्म। स्पर्म ने क्या किया, इस सेकेंडरी oocyte की दीवार को क्रॉस कर दिया। अब जैसे ही सेकेंडरी oocyte की दीवार टूटी तो सेकेंडरी oocyte के अंदर आए कुछ केमिकल चेंजेस, और केमिकल चेंज आने की वजह से जो अभी तक ये जो सेकेंडरी oocyte था, प्राइमरी oocyte में फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट हो गया था, फिर सेकेंडरी oocyte ने सेकेंड मियोसिस स्टार्ट कर दिया था, और सेकेंड मियोसिस कहाँ अटक गया था, मेटाफेज में अटक गया था। अब जैसे ही ये स्पर्म की एंट्री हुई ये मेटाफेज हो गया रिज्यूम, और अब ये मेटाफेज कंप्लीट होगा और 2 सेल्स बनेंगी, एक सेल्स को हम बोलेंगे ओटेड या ओवम, और दूसरी सेल बन गई हमारी सेकेंड पोलर बॉडी। सेकेंड पोलर बॉडी का भी कोई काम नहीं, ये भी डिजनरेट हो जाएगी। तो ये है हमारा कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ oocyte, या फिर हम बोलेंगे oogonia। ये पूरी की पूरी oogonia का क्या हो गया है, यहाँ पर डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सेकेंड। जी हाँ, तो ये पूरा का पूरा क्या था हमारा डिवीजन। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया। थोड़ा सा हार्मोनल कंट्रोल में बता देती हूँ, देखो वही है, बिल्कुल सेम टू सेम है, बस कुछ हार्मोन्स के नाम फर्क है, बस और कुछ नहीं है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होगा जीएनआरएच, और ये भी कुछ रीजन से रिलीज होता है। देखो जब एफएसएच और एलएच रिलीज हो रहे होते हैं, या फिर ये जो एस्ट्रोजन है इसका अमाउंट ना ब्लड में बहुत ज्यादा हो जाता है, तब जाकर के फिर जीएनआरएच रिलीज होता है। तो जैसे ही जीएनआरएच रिलीज हुआ हाइपोथैलेमस से, इसने कहा एक्ट किया, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेगा एफएसएच और एलएच। अब जो एफएसएच है ये जाकर के क्या करेगा, ये जाकर के oogenesis करवाएगा। एफएसएच का काम क्या है, क्या करवाना है, oogenesis, यानी कि जो प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल, फिर ग्रेफियन फॉलिकल, ये जो सब कुछ हो रहा है ये सारा का सारा ये जो ओवेरियन फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है ये किसने स्टिमुलेट कराना है, एफएसएच ने करवाना है। दूसरी ओर एलएच क्या करवाएगा, एलएच 2 काम करवा रहा है। एक तो क्या बोल रहा है कि ओव्यूलेशन हो जाए,
है ना, ओव्यूलेशन होने का काम करवा रहा है एक, और दूसरा क्या काम करवा रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम बनवाना, क्योंकि वो जो ग्रेफिन फॉलिकल फट करके जो ये बच गया है पीछे, ये जो स्ट्रक्चर बच गया है पीछे, ये स्ट्रक्चर काहे में कन्वर्ट होना है, कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होना है। क्यों कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होना है, ताकि ये कुछ हार्मोन्स निकाल सके। कौन कौन से हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और इनहिबिन, ये सारे हार्मोन ये निकाल सके। यही हार्मोन जब ये फॉलिकल डेवलप हो रहा होता है उस समय पर भी ये एस्ट्रोजन, इनहिबिन, ये हार्मोन रिलीज हो रहे होते हैं, लेकिन तब रिलीज किससे हो रहे होते हैं, डेवलपिंग फॉलिकल से रिलीज हो रहे होते हैं। ठीक है, अब जैसे फॉलिकल टूट गया तो फॉलिकल का जो हिस्सा बच गया पीछे, कॉर्पस ल्यूटियम, वो सेम टू सेम काम कंटिन्यू करता रहेगा। तो कौन कौन से हार्मोन रिलीज हुए, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन ने क्या करना है, प्रमोट डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फेमिनाइन सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स एंड ब्रेस्ट इंक्रीज। तो क्या हो रहा है, जो भी फीमेल में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आने हैं वो सबका डेवलपमेंट कौन करवाएगा, एस्ट्रोजन करवाएगा। अगला क्या है, इंक्रीज प्रोटीन एनाबॉलिज्म, हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन का ब्रेक डाउन बढ़ाएगा। अगला क्या करेगा, लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट क्या करेगा, घटाएगा। अगला क्या करेगा, मॉडरेट लेवल इनहिबिट रिलीज ऑफ जीएनआरएच एंड एफएसएच और एलएच। अगर एस्ट्रोजन का लेवल मॉडरेट हो गया, कम हो गया, तो तब क्या होगा, जीएनआरएच और एफएसएच और एलएच का रिलीज क्या हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा, कि उसको बंद करेगा, इनहिबिट करेगा। तो कंट्रोल भी यही कर रहा है, एस्ट्रोजन कंट्रोल कर रहा है कि कब जीएनआरएच और एफएसएच एलएच रिलीज होंगे, कब नहीं होंगे। अगला हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, ये एस्ट्रोजन के साथ वर्क करता है और एंडोमेट्रियम बनाता है। एंडोमेट्रियम याद है, यूट्रस में पड़ा था, सबसे अंदर की लाइनिंग को एंडोमेट्रियम बोलते हैं करके। तो एंडोमेट्रियम को बनाएगा और उसको मेंटेन करके रखेगा। और क्या करेगा, प्रिपेयर मेमोरी ग्लैंड टू सिक्रीट मिल्क, जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं फीमेल ब्रेस्ट में, उनको मिल्क सिक्रीट करने के लिए प्रिपेयर करेगा। और क्या करेगा, इनहिबिट रिलीज ऑफ जीएनआरएच एंड एलएच, एलएच और जीएनआरएच के रिलीज को क्या करेगा, ये बंद करवाएगा। थर्ड है रिलैक्सिन, ये क्या करता है, जो यूटरस की स्मूथ मसल्स हैं, मायो मेट्रियम में, जो बीच वाली लेयर है मायोमेट्रियम, उसके अंदर जो स्मूथ मसल्स हैं उनको जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको इनहिबिट करता है, रोकता है, रिलैक्स करता है। ठीक है, और क्या करता है, ड्यूरिंग लेबर इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में देखा था, ऐसे करके एक ऐसा ट्यूब आ रहा था इस टाइप का, ठीक है, कोलेस्ट्रम के जस्ट ऊपर पे, यहाँ पे कोलेस्ट्रम था, वो प्यूबिक सिम्फाइसिस था। तो उसको क्या करता है, फ्लेक्सिबल बनाता है, और जो वजाइना होता है और सर्विक्स होता है उसको क्या करता है, डायलेट करता है, फैलाता है। लास्ट हमारा इनहिबिन, ये क्या करता है, एफएसएच और एलएच का जो अमाउंट है उसको कम करता है, इनहिबिट करता है, ठीक है, रिलीज को घटाता है ये। तो ये क्या हो गया हमारा, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis हो गया। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन देखते हैं, ये टॉपिक पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया हमारा। बाकी थोड़ा बहुत ये हार्मोन वगैरह ना अभी हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर भी देखना है, वहां पर भी आएंगे ये सारी चीजें वापस। चलिए, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चन। देखो गैमेटोजेनेसिस में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं, इतने क्वेश्चंस आपके पूरे चैप्टर के किसी भी और टॉपिक में से नहीं आए हैं। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एनालिसिस लगाया था हमने, देखो एनालिसिस में ये वाला जो कॉलम है, ये कॉलम किसका है, लॉन्ग आंसर का कॉलम है। लॉन्ग आंसर कितने आए, देखो इसमें आज तक लगभग 15 लॉन्ग आंसर आए टोटल। ठीक है, यानी कि लगभग हर साल 10 साल में 15, यानी कि एक साल में इससे ज्यादा ही क्वेश्चन आया है इस चैप्टर पर से, इस टॉपिक पर से। ठीक, इस चैप्टर के इसी टॉपिक में से हर साल कम से कम एक क्वेश्चन या किसी किसी साल 2 क्वेश्चन भी आते हैं। एक आ जाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस से, एक आ जाएगा oogenesis से, तो थोड़ा ध्यान देना है। जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है वो भी 14 आए, यानी कि ये भी हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं इसी टॉपिक से सिंगल। जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है वो कितना है, 9 क्वेश्चन आए हैं, तो लगभग एक क्वेश्चन तो हर साल आ रहा है इसमें से भी। और जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है वो 6 आ रहे हैं, तो ये भी किसी साल एक, नहीं तो किसी साल एक भी नहीं, ऐसा आ रहा है। तो यहाँ पर भाई ये जो टॉपिक हमारे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लॉन्ग आंसर्स के लिए, तो इसको लॉन्ग आंसर के हिसाब से पढ़ना है। और अगर किस्मत अच्छी है तो एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आपका इसमें से आ जाएगा। अगर लॉन्ग आंसर आपको बनाने आते हैं, आपको डिटेल्स पता है, तो फिर इस शॉर्ट आंसर करना आपके लिए बिल्कुल भी इजी, मतलब डिफिकल्ट नहीं है। देखो कितने सारे क्वेश्चन आए इस टॉपिक पर। चलो क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस द स्पर्म हेड गेट एम्बेडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। जो स्पर्म का हेड है स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद किस में जाकर के एम्बेडेड हो जाता है, किस में एम्बेडेड हो जाता है, सर्टोरी सेल्स के अंदर एम्बेडेड हो जाता है। ठीक है, अगला, व्हेन डू द oogenesis एंड द स्पर्मेटोजेनेसिस इनिशिएट इन ह्यूमन फीमेल एंड मेल रिस्पेक्टिवली। जो ह्यूमन है, ह्यूमन की जो फीमेल्स हैं, फीमेल में कब oogenesis स्टार्ट हो जाती है, देखो एम्ब्रियो स्टेज में ही स्टार्ट हो जाती है ना, एम्ब्रियो स्टेज में oogonia से प्राइमरी oocyte बन जाता है। तो अब जो ये फीमेल में है तो कहाँ स्टार्ट हो गई, एम्ब्रियो में, लेकिन मेल्स में कब स्टार्ट होती है, मेल्स में स्टार्ट होती है प्यूबर्टी के पास। तो फीमेल्स के अंदर जो oogenesis है वो एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट में शुरू हो जाती है और मेल्स में प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होती है। अगला क्वेश्चन, मेंशन द डिफरेंसेस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। देखो स्पर्मेटोजेनेसिस का क्या मतलब है, डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म, स्पर्म का बनना।
स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्म का बनना, उसको बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मिएशन क्या है, जो बनी हुई स्पर्म्स हैं उनका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलना है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, मान लेते हैं ये रेट्रोटेस्टिस है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म डेवलप हो गई हैं, अभी रेट्रोटेस्टिस में जा रहे हैं, तो ये स्पर्मिएशन। और यहाँ पर ये स्पर्म्स का बनना क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस है। देखो ये सारे क्वेश्चन ऐसे एक्सप्लेन नहीं करूंगे मैं। देखो फंक्शन ऑफ एक्रोसोम इन ह्यूमन स्पर्म, एक्रोसोम का क्या फंक्शन है, जो वॉल होती है ओवम की, वो वॉल बहुत थिक होती है, उसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है, तो उसको तोड़ने के लिए जो जरूरी एंजाइम्स हैं वो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम के अंदर, तो ये फर्टिलाइजेशन में मदद करता है, वो स्पर्म की एंट्री को इजी बनाता है इनसाइड द ओवम। वेयर द एक्रोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन, एक्रोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है, इसका फंक्शन बताओ बोल रहा है। कहाँ प्रेजेंट होता है, स्पर्म के हेड के टॉप में प्रेजेंट होता है, फंक्शन तो अभी बता ही दिया है। अब क्या बोल रहा है, चेंजेस द प्राइमरी oocyte अंडरगो इन द टर्शरी फॉलिकल स्टेज। टर्शरी फॉलिकल स्टेज में भी बताया था क्या होता है, सबसे पहला तो मियोसिस 1 कंप्लीट होती है ना। इसके रिजल्ट में क्या होता है, सेकेंडरी oocyte बनती है और फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। और क्या होता है, जो सेकेंडरी oocyte है इसमें मियोसिस सेकेंड स्टार्ट हो जाती है, जो कहाँ अरेस्ट हो जाती है, मेटाफेज स्टेज में अरेस्ट हो जाती है। और क्या होता है, ये जो सेकेंडरी oocyte बना है ये अपने साइज को क्या करता है, कंटिन्यूअसली बड़ा करते जाता है, अपने अंदर न्यूट्रिएंट को क्या करते रहता है, स्टोर करते रहता है। तो ये चीजें कहाँ होती है, हमारी टर्शरी फॉलिकल स्टेज में होती है। देखो अब आते हैं क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले। 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन क्या क्या है, देखो एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्यूबर्टी सॉरी पिट्यूटरी एंड सेक्स हार्मोन इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ये सिर्फ आपका ये जो हार्मोनल कंट्रोल करवा रखा है वो टॉपिक से आपको इसका आंसर देना है। प्यूबर्टी क्या करता है, एफएसएच और एलएच रिलीज करता है, फिर एफएसएच क्या करता है, जाकर के लेडिक सेल पर एक्ट करता है, और लेडिक सेल से क्या रिलीज करवाता है, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करवाता है। टेस्टोस्टेरोन अंदर जाकर के, टेस्टोस्टेरोन क्या सेक्स हार्मोन है जो अंदर जाकर के स्पर्मेटोजेनेसिस को कंडक्ट करता है, ठीक है, यही आपने लिखना है। ड्रॉ वेल लेबल ड्रॉ एंड लेबल द पार्ट्स ऑफ हेड रीजन ऑफ ह्यूमन स्पर्म, तो स्पर्म का खाली हेड रीजन का पार्ट बताना है आपने। अगला हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसने नहीं पढ़ रखा है पिछले वीडियो में जाओ, स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा हार्मोनल रेगुलेशन एक्सप्लेन कर रखा है मैंने। वो फ्लो चार्ट भी अगर ढंग से बना दोगे ना तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे आराम से, तुम्हें बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म, स्पर्म का स्ट्रक्चर बनाना है और उसके सारे कंपोनेंट को लेबल करना है। अगला इवेंट इन मियोसिस दैट अकर इन टर्शरी फॉलिकल इन ह्यूमन एम्ब्रियो ओवरी, जो ओवरी की टर्शरी फॉलिकल है उसके अंदर कौन कौन सी मियोसिस के इवेंट होते हैं। टर्शरी फॉलिकल के अंदर क्या क्या होता है, देखो प्रोफेज में अटका हुआ है, तो पहले प्रोफेज कंप्लीट होगा, फिर मेटाफेज होगा, फिर एनाफेज होगा और फिर टीलोफेज होगा 1 का। फिर क्या होगा, फिर होगा मियोसिस सेकंड शुरू, मियोसिस सेकंड का प्रोफेज हो जाएगा और मेटाफेज सेकंड में क्या करेगा, ये अरेस्ट हो जाएगा। तो इतनी सारी चीजें कहाँ होती हैं, इतनी सारी चीजें होती हैं हमारी ओवरी के अंदर में। तो इसका अगर करेक्ट एक्यूरेट अगर हम आंसर देना चाहें कि टर्शरी फॉलिकल के अंदर में कौन कौन से जो मियोसिस के इवेंट्स हैं वो होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहला प्रोफेज 1 कंप्लीट, जहां पर कम लिख रही हूँ मतलब कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। मेटाफेज 1 कंप्लीट, मेटाफेज 1 अकर भी बोल सकते हो क्योंकि वही यहाँ आ रही है, शुरू भी यही हो रही है, खत्म भी यही हो रही है, ठीक है। कंप्लीट फ्रॉम डिप्लोटिन, ये पूरा लिख देंगे। मेटाफेज 1 कंप्लीट, एनाफेज 1 कंप्लीट, टीलोफेज 1 कंप्लीट एंड साइटोकाइनेसिस, सबसे पहला ये हो गया। फिर क्या होगा, meiosis second initiate in which prophase second complete and metaphase 2 get arrested। तो इतनी सारी चीजें कहाँ हो रही हैं, हमारे टर्शरी फॉलिकल के अंदर हो रही है, तो वो सब लिख देंगे। चाहो तो meiosis 1 कंप्लीट एंड meiosis सेकंड स्टार्ट भी लिख सकते हो, भी चल जाएगा अगर किसी को शॉर्ट में करना है तो। ड्रॉ लेबल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम बनाना है। अगला क्या है, राइट द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, जो मिडिल पीस होता है उसका क्या फंक्शन होता है, मिडिल पीस के बाद बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उनका काम होता है एनर्जी देना। और एलएच का क्या काम होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का क्या काम होता है ह्यूमन मेल्स में, बताओ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का क्या काम होता है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, तुम लोग एक तो आंसर्स कमेंट किया करो, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का क्या काम होता है ये तुमने बताना है। अच्छा यहाँ पर ये गड़बड़ हो गई है, एक चीज क्या गड़बड़ हो गई है, 1 मिनट 1 मिनट। हार्मोनल रेगुलेशन का तो आपने पूरा पढ़ना पड़ेगा। हाँ यहाँ पर पीट्यूटरी से निकलने वाले 2 हार्मोन हैं एलएच और एफएसएच। एलएच क्या करता है, एलएच जाकर के लिडिक सेल पे एक्ट करता है और लिडिक सेल पे एक्ट करके क्या बनवाता है, एंड्रोजन बनवाता है, जो किसको इनिशिएट करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को। एफएसएच क्या करता है, एफएसएच जाकर के सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है और यहाँ से कुछ फैक्टर्स, कुछ केमिकल्स निकालता है जो किसको कंप्लीट कराते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, जो हमारी स्पर्मेटोसाइट बनती है लास्ट में,
वो उसको कन्वर्ट करना है हमने स्पर्मेटोजोआ में, ठीक है, स्पर्मेटिड को स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट करना है, ये होता है एफएसएच के एक्ट की वजह से, और एलएच के एक्ट की वजह से जो स्पर्मेटोसाइट से कन्वर्ट होकर के स्पर्मेटिड बनता है। तो ये वाला थोड़ा गड़बड़ होता है, यहाँ पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का फंक्शन भी पता चल गया होगा, लेकिन इसको क्या करो, कमेंट करो, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का फंक्शन कमेंट करना है तुमने। अगला एबीसीडी को आइडेंटिफाई करना है, देखो होता क्या क्या है, वो सारी प्रोसेस यहाँ पे लिखी हुई है, हार्मोनल रेगुलेशन, आप ऐसा भी बना दोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। जो एलएच है ये कहाँ जाकर के एक्ट करता है, एलएच जाकर के एक्ट करता है लिडिक सेल्स में, लिडिक सेल से क्या बनता है, एंड्रोजन बनता है, जो फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर एंटर करता है, और इससे क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। एफएसएच कहाँ एक्ट करता है, एफएसएच एक्ट करता है सर्टोली सेल्स में, सर्टोली सेल से कुछ केमिकल्स, कुछ फैक्टर्स निकलते हैं जो क्या करवाते हैं, स्पर्मिएशन, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएगा एलएच, और स्पर्मिएशन कौन करवाएगा, स्पर्मिएशन करवाएगा हमारा एफएसएच, ओके। अगला क्वेश्चन, ए बी सी डी ई एफ कोड लेबल करना है आप लोगों ने, ये बिल्कुल एनसीईआरटी का ही एग्जैक्ट डायग्राम है, कुछ भी अलग नहीं है इसमें, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, सबसे पहले से नीचे से स्टार्ट करते हैं। ये जो ए है, ये ए क्या है, ये स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्म जेल जर्म सेल्स, तो ये क्या है, स्पर्मेटोगोनिया है। स्पर्मेटोगोनिया से कौन सी सेल प्रोड्यूस हुई है, ये बी सेल्स प्रोड्यूस हुई हैं। इन बी सेल्स को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलेंगे। फिर इन सेल से क्या बनी है, ये डी सेल्स बनी है। डी सेल्स क्या है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैं। डी सेल से फिर क्या बनी है, ये सी वाली सेल्स बनी है, ये सेल बनी है, ये क्या है, हमारी स्पर्मेटिड्स हैं, स्पर्मेटिड्स। और ये जो सी है ये स्पर्मेटिड है, स्पर्मेटिड से बने हैं ये क्या है हमारे, ये है स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म्स हम जिसको जनरली बोलते हैं, ठीक है। ये सब हो गए, बचा क्या है, सिर्फ हमारा बचा है हमारा ये एफ, और ये एफ क्या है, ये एफ है सर्टोली सेल, ये सर्टोली सेल है, ठीक है। तो ये सारे के सारे नाम आपको याद होने चाहिए, प्रोसेस भी समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है, किससे क्या बन रहा है करके, ठीक है। अब हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। चलो, अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है स्टडी द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ह्यूमन ओवरी, ह्यूमन के ओवरी की स्टडी करनी है और कुछ आंसर देने हैं। क्या आंसर देने हैं, नेम द हार्मोन दैट हेल्प इन ग्रोथ ऑफ ए टू बी टू सी। ए क्या है यहाँ पर ए है हमारा प्राइमरी फॉलिकल, बी क्या है, बी है टर्शरी फॉलिकल शोइंग एंट्रम, सी क्या है, सी है ग्राफियन फॉलिकल। तो ए से बी से सी कौन कराता है, ये काम कौन करवा रहा है, हमारा एफ एस एच करवा रहा है। ये पूरा काम किसका है, एफएसएच का है। फॉलिकल, तो ये ग्रेफियन फॉलिकल बनना है ना, तो ऐसे याद रखो, फॉलिकल बनाने वाली फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अगला क्या है, नेम द हार्मोन सिक्रेटेड बाय ए एंड बी। ए और बी कौन से हार्मोन सिक्रेट कर रहे होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है। अगला, स्टेट द रोल ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय डी। तो डी कॉर्पस ल्यूटियम है, इसका काम क्या है, एंडोमेट्रियम की वॉल को बना करके रखना। अभी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, इनहिबिन सब पढ़ा था ना, चारों के चारों हार्मोन वो कॉर्पस ल्यूटियम से निकल रहे हैं, तो इनका काम क्या है, एंडोमेट्रियम को बना करके रखना। और क्या काम है, और काम है प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करना, जो मेमोरी ग्लैंड्स वगैरह बनाएंगी, यूटेराइन की वॉल को रिलैक्स करेंगी, वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे काम किसके हैं, डी के हैं, ठीक। अगला, ड्रॉ द सेक्शन व्यू ऑफ ह्यूमन ओवरी शोइंग द डिफरेंट स्टेजेस। वही फोटो बतानी है आपको, फॉलिकल्स के नाम दिखाने हैं, कॉर्पस ल्यूटियम दिखाना है और ओव्यूलेशन दिखाना है। अगला, ड्रॉ सेक्शन व्यू ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो का फोटो बनाना है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल और कॉर्पस ल्यूटियम दिखाना है। अगला, हार्मोन इन्फ्लुएंसिंग फॉलिकुलर डेवलपमेंट और कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम के डेवलपमेंट को कौन इन्फ्लुएंस करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। अगला, डायग्राम ऑफ मैच्योर ह्यूमन स्पर्म बनाना है और एनी 3 पार्ट को लेबल करना, उनके फंक्शन लिखना है, इजी। डायग्राम बनाना है सेक्शन व्यू ऑफ ह्यूमन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का ये वाला फोटो बनाना है, जिसमें ये ऐसा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल था, इसमें ऐसे कुछ कुछ सेल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल थे, यहाँ इंटरस्टिशियल स्पेस था, अंदर आपने लिडिक सेल, सॉरी अंदर आपने बनानी थी सर्टोली सेल्स और स्पर्मेटोगोनिया, और बाहर आपने बनानी है लिडिक सेल। ये वाला फोटो बनाना है आपने इसमें, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, लेबल डायग्राम ऑफ सेक्शन व्यू ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेम टू सेम क्वेश्चन दोबारा आया, देखो सेम क्वेश्चन 2017 में पूछा है, 2015 में पूछा, 2014 में पूछा है, बहुत बार क्वेश्चन आ रहा है। अगला, लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म। ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम पता नहीं कितने बार पूछा गया है। डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म, लेबल only those part along with their function, those assistant sperm
स्पर्म रीच एंड गेन एंट्री टू द फीमेल गैमेट। आपने लेबल करना है कौन कौन से पार्ट को जिसकी वजह से स्पर्म ओवम तक पहुंचता है और उसके अंदर एंट्री मिलती है। तो किसकी वजह से पहुंचता है, पहुंचने में हमको इसका जो फ्लैजिला होता है पीछे का टेल जो होती है वो उसको मूव करने में मदद करती है। और जो एक्रोजोम होता है हेड में वो क्या करता है, उसको अंदर एंट्री दिलाता है, रिलीज करता है ना एंजाइम्स वगैरह जो उसकी वॉल्स को तोड़ती हैं, दीवार को तोड़ती हैं। और और जो हमारा मिडिल पीस होता है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो तीनों को आपने लेबल करना है और तीनों का फंक्शन लिखना है, ठीक है। अगला, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन ह्यूमन। ह्यूमन में स्पर्मेटोजेनेसिस का हार्मोनल रेगुलेशन बताना है, वही सेम टू सेम क्वेश्चन है। थोड़ा सा ध्यान देंगे और इन क्वेश्चंस को अच्छे से कंप्लीट करेंगे, सब में वही क्वेश्चन है, ठीक है। डायग्रामेटिक ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म का बताना है, उसके पार्ट लिखने हैं और उनके फंक्शन लिखने हैं। कौन कौन से पार्ट को दिखाना है, एक्रोसोम को दिखाना है, न्यूक्लियस को दिखाना है, मिडिल पीस को दिखाना है और तीनों के फंक्शन लिखने हैं। सबसे इजी क्वेश्चन, इतने सारे डायग्रामेटिक क्वेश्चन आए हैं आपके इस टॉपिक में से, बहुत ही ज्यादा एकदम इजी से क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, ड्रॉ और डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ ह्यूमन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। फिर से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम बनाना है। सर्टोली सेल, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजोआ को इसमें दिखाने हैं। आप इसमें कौन सा वाला फोटो बना सकते हो ना, ये वाला जो फोटो अभी आया था ऊपर, कहाँ गया, हाँ ये वाला फोटो, ये वाला तस्वीर आप इस क्वेश्चन में बना सकते हो। इसमें सारी चीजें दिखाई गई हैं और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ही डायग्राम है ये, तो आप इसको दिखा सकते हो आराम से, सारी चीजें इजीली एक्सप्लेन हो जाएंगे आपकी। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, स्टेप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम फ्रॉम ओगोनियम। तो वो जो अभी बता रखा है वन बाय वन स्टेप, वो सारे के सारे स्टेप ओगोनियम के डेवलपमेंट के आपको बताने हैं इसमें। लेबल डायग्राम ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म, पता नहीं कितने बार सेम क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब हम आते हैं 5 मार्क्स क्वेश्चन के ऊपर। 5 मार्क्स क्वेश्चन में भी बिल्कुल यही सारी क्वेश्चन है, बस थोड़ा आपने ज्यादा लिखना पड़ेगा। सेक्शन व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, लेबल इट्स एनी 6 पार्ट, कोई भी 6 पार्ट आपने लेबल करने हैं। और क्या है, नेम द पिट्यूटरी हार्मोन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्टेट देयर फंक्शन। कौन कौन से हार्मोन इन्वॉल्व हैं, एफएसएच और एलएच। एफएसएच का फंक्शन क्या है, लिडिक सेल से क्या निकलवाना, एंड्रोजन, सॉरी एलएच का फंक्शन है लिडिक सेल से एंड्रोजन बनवाना यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनवाना और स्पर्मेटोजेनेसिस करवाना। और एफएसएच का काम क्या है, एफएसएच का काम है सर्टोली सेल को रेडी करना ताकि वो क्या करें, डेवलपिंग स्पर्म को न्यूट्रिशन दे सके, ठीक है। और क्या करवाएं, और स्पर्मेटिड से काहे में कन्वर्ट करवाएं, स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म में कन्वर्ट करवाएं। अगला, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी oocyte इन द ह्यूमन फीमेल फ्रॉम एम्ब्रायोनिक स्टेज अप टू द ओव्यूलेशन। तो एम्ब्रियो में जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल है वहां से लेकर के सेकेंडरी oocyte जो ओव्यूलेशन के टाइम बन रहा है तब तक का पूरा बताना है, और हार्मोन्स भी बताने हैं कि क्या क्या इन्वॉल्व है और क्या क्या प्रोसेस हो रही है, ठीक है। नेम द हार्मोन दैट इनिशिएट्स स्पर्मेटोजेनेसिस इन ह्यूमन। कौन सा हार्मोन इनिशिएट करता है बताओ, जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और जीएनआरएच की वजह से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, एफएसएच और एलएच निकलते हैं। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन सीक्वेंस मेंशनिंग द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स इन ईच स्टेप। तो आपने क्या करना है, सारे के सारे चीजों को एक्सप्लेन करना है विद एक टाइप का फ्लो चार्ट आप बनाओगे और उसमें हर किसी की प्लॉइडी लिखोगे। आपको इसमें आप चाहो तो ये वाली फोटो बना सकते हो, ये वाली, ये आपको जो दिखाई गई है यहाँ पर पे, या फिर अगर आप इसको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहते हो तो आप यहाँ पर पे दिखा दो ये वाली तस्वीर, ये वाली तस्वीर बेस्ट है। इसमें आपकी प्लॉइडी भी दिख रही है, इसमें आपके क्रोमोसोम भी दिख रहे हैं। बस आप क्या करना, साथ ही साथ यहाँ पर एक्स और मतलब एन और 2n ये लिख देना। जैसे इसके ऊपर आपने 2n लिख दिया, इसके ऊपर आपने 2n लिख दिया, इसके ऊपर आपने 2n लिख दिया, यहाँ सबके ऊपर क्या लिख दिया, n लिख दिया। तो आपकी प्लॉइडी भी हो जाएगी, क्रोमोसोम भी दिख जाएंगे, सारे नाम भी बहुत अच्छे से दिख जाएंगे, सारे प्रोसेस भी अच्छे से दिखा लोगे। तो ये बेस्ट डायग्राम है, फ्लो चार्ट है, बस इतना आपने बनाना है और एक्सप्लेन कर देना है थोड़ा कुछ शब्दों को लेकर के, बस हो गया। और बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं, इतने से काफी हो जाएगा आपका काम, ठीक है। ओके, अगला क्या बोल रहा है देखो, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ मैच्योर ह्यूमन स्पर्म एंड लेबल इट्स पार्ट। कौन कौन से पार्ट को लेबल करना है, हेल्प टू रीच टू द ओवम, कौन हेल्प करता है, टेल हेल्प करती है। प्रोवाइड एनर्जी, कौन प्रोवाइड करती है एनर्जी, मिडिल पीस करता है। हेल्प इन गेनिंग एंट्री टू द ओवम, कौन करता है, एक्रोसोम करता है। तो सारी चीजें हो गई यहाँ पर। अगला, लेबल डायग्रामेटिक व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फोटो बनाना है यहाँ पर पूरा, क्या क्या बताना है और डिफ्रेंशिएट करना है किस किस के बीच में, वास डिफरेंस और वास डिफरेंस के बीच में, स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस के बीच में। इनका जो डिफरेंस है ये मैंने आपको यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर लगा दिया है, देख लो, आप देख लीजिए। जैसे वास डिफरेंशिया है अराइज फ्रॉम रेट्रोटेस्टिस। वास डिफरेंशिया कहाँ से अराइज करता है, एपिडिडाइमिस से। जो वास डिफरेंशिया है वो
15 से 20 इन नंबर होते हैं, वास डिफरेंशिया सिर्फ 2 होते हैं, एक लेफ्ट से एक राइट से। जो वास डिफरेंशिया होते हैं बहुत पतले पतले होते हैं, फाइन होते हैं, और वास डिफरेंशिया क्या होते हैं, थोड़े से थिक होते हैं। जो वास डिफरेंशिया होते हैं उनमें सीलिएटेड सेल्स की लाइनिंग प्रेजेंट होती है, और वास डिफरेंशिया में स्टेरॉइड सीलिया सेल्स की लाइनिंग प्रेजेंट होती है। अगला, इट कैरी स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम रेटाटेस्टिस टू द एपिडिडाइमिस, ठीक है। और ये क्या करती है, स्पर्मेटोजोआ को एपिडिडाइमिस से कहां लेकर के जाती है, इजैकुलेटरी डक्ट तक लेकर के जाती है। तो ये सारे के सारे किसके काम हो गए, ये दोनों डिफरेंसेस हो गए इन दोनों के बीच में, किसके, वास डिफरेंशिया और वास डिफरेंशिया। और फिर स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस के डिफरेंसेस हैं। आप इसको एक बार पॉज कर लो, और पॉज करने के बाद ये जो सारे के सारे डिफरेंस है ना, इनको अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, आप इसको क्या करो, एक बार अच्छे से पढ़ लेना इसको डिटेल में कि क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, वही सारी चीजें जो हमने डिस्कस कर रखी हैं ऑलरेडी, ठीक है। अगला, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ इज oogenesis डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस विद रिस्पेक्ट टू द ग्रोथ टिल प्यूबर्टी इन ह्यूमन। ग्रोथ से प्यूबर्टी तक क्या क्या डिफरेंस होते हैं oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के टाइम पर स्टार्ट होती है, oogenesis एम्ब्रियो स्टेज में डेवलप हो जाती है। oogenesis जो बीच बीच में अटकती है, अरेस्ट होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस अटकती नहीं है। oogenesis के बाद में हमको सिर्फ एक ओवम मिलता है, स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद में हमको 4 स्पर्म्स मिलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस है जो आप इसमें क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो कि क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं इनके बीच में, ठीक है। ओके, draw the section view of human ovary. Draw the section view of human ovary and label different follicular stage, ovum and corpus luteum। तो आपने क्या करना है, ह्यूमन ओवरी की एक ड्राइंग बनानी है, उसमें डिफरेंट जो भी फॉलिकल का नाम है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, उन सबको लेबल करना है। बहुत इजी है ये, ठीक है। स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन एंड एक्सप्लेन द इवेंट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस के इवेंट को आपको एक्सप्लेन करना है। अगला, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ह्यूमन ओवरी दिखानी है, जिसमें आप फॉलिकल के डेवलपमेंट को दिखा सकें स्टेप बाय स्टेप कॉर्पस ल्यूटियम तक। फिर क्या है, कमेंट द करस्पॉन्डिंग ओवरी एंड पिट्यूटरी हार्मोन लेवल ड्यूरिंग दीज इवेंट्स। तो ये सारी चीजें तो आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ने को मिलेगी। ये जो बी वाला है, इसका आंसर जो आपको ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर में मिलेगा, ठीक है। अगला, डिस्क्राइब द इवेंट्स ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस विद द हेल्प ऑफ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं वो आपको दिखाना है। अगला, टू डिफरेंसेस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, इनके बीच में डिफरेंस बताने हैं। डिस्क्राइब द इवेंट ऑफ oogenesis विद द हेल्प ऑफ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन। सेम टू सेम क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है। डिफरेंशिएशन बिटवीन oogenesis स्पर्मेटोजेनेसिस, देखो एक ही चीजें बार बार हो रही है। व्हेन डज oogenesis स्टार्ट इन ह्यूमन, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। 3 हार्मोन और उनके सोर्स बताने हैं आपने, और वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। 3 हार्मोन कौन कौन से बनाएंगे, जीएनआरएच, एफएसएच और एलएच, और वो कहां से निकलते हैं, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी, और उनके क्या क्या फंक्शन है वो बता देंगे। लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट, सेम क्वेश्चन। राइट द स्पेसिफिक लोकेशन एंड द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग पार्ट, जो चीजें हैं इनमें की स्पेसिफिक लोकेशंस बतानी है आपने। एक तो लिडिक सेल कहाँ होती है, इंटरस्टिशियल स्पेस में। सर्टोरी सेल कहाँ होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहाँ प्रेजेंट होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। उनके फंक्शन बताने हैं, ठीक है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ एनी 2 एक्सेसरी ग्लैंड्स इन ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कोई भी 2 ग्लैंड का आप बता देंगे, चाहो तो प्रोस्टेट ग्लैंड या और सेमिनल वेसिकल का बता दो, या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का बता दो। कोई भी 2 चीजों का फंक्शन बता सकते हो, ठीक है। डिस्क्राइब द स्टेज ऑफ oogenesis की स्टेजेस बतानी है। अगला, लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन ओवम रिलीज आफ्टर ओव्यूलेशन। ये इसका जो अच्छा फोटो है उसका डायग्राम आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के एंड में दिखाई देगा, ठीक है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर गैमेट इन ह्यूमन फीमेल। यानी कि oogenesis बताओ बोल रहा है, इतना लंबा चौड़ा लिख करके oogenesis एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस डिफरेंट फ्रॉम द प्रोसेस मेंशन्ड अबव, एक्सप्लेन। कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो oogenesis से कैसे अलग है वो बताओ बोले, तो क्वेश्चन वही है, बस आपको पूछने का तरीका बदल रहा है बार बार, हर बार क्वेश्चन को घुमा रहा है। तो इजी, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन आता है सीबीएसई में, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन आते हैं। एनसीईआरटी से बाहर के क्वेश्चन बहुत रेयरली आते हैं, लेकिन जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको घुमा फिरा करके देंगे। आपको सीधे सीधे आंसर लिखने को कोई नहीं बोलेगा, आपको घुमा फिरा करके क्वेश्चन दिया जाएगा। तो क्वेश्चन समझना भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ स्कीमेटिक डायग्राम द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल। स्पर्मेटोजेनेसिस को एक्सप्लेन करना है। ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ मैच्योर स्पर्म, मैच्योर स्पर्म का एक लेबल डायग्राम बताना है। ये सारे क्वेश्चन आपके गैमेटोजेनेसिस से आए हैं। इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन इन्वॉल्व है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के भी, और कुछ क्वेश्चन मेंस्ट्रुअल साइकिल के भी इन्वॉल्व है। तो आपने ये जो टॉपिक्स हैं इन टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है और इसको कंप्लीट करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। सारे क्वेश्चंस को रोक करके एक बार देख लो, वीडियो को रोको, सारे क्वेश्चंस पढ़ो, तुम्हें आ रहा है कि नहीं आ रहा वो दिमाग में सोचो, चाहे कॉपी में लिखो, और उसके बाद में उसको अपना टॉपिक को कंप्लीट करो। तभी ये जो टॉपिक है पूरा आपका अच्छे से प्रिपेयर होगा बोर्ड्स के लिए, क्योंकि हम बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसी तरीके से हमने काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो, और जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आप कमेंट में दे दें, मैं चेक करूंगी। ओके।